एसएमएस स्टेडियम क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सुनाते हैं। सेंटर के शुभारंभ के कार्यक्रम के अवसर पर राजस्थान के युवा एवं खेल विभाग के माननीय मंत्री, तेसरा युवा नेता भाई अशोक चांदना जी, हमारे राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल की चेयरपर्सन आदरणीय कृष्णा पुनिया जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे अध्यक्ष और विधानसभा में पार्टी के उप नेता आदरणीय सतीश पुनिया जी, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्री नरेश खटाल जी, मणिकांत शर्मा जी हमारे रीजनल डायरेक्टर, और यहाँ पर उपस्थित सभी कोचेस, खिलाड़ियों एवं मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्र, मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए और यहाँ के पूर्व खिलाड़ियों के लिए भी, जिनको कोचेस के रूप में भी नियुक्त किया जा रहा है, 33 खेलो इंडिया सेंटर्स के उद्घाटन के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाई अशोक चांदना जी ने कहा कि किस तरह से राजस्थान में खेलों को बढ़ाने के लिए नए प्रयास की शुरुआत हुई है। खेल एक राज्य का विषय है और राज्यों को उनमें अहम भूमिका निभानी है, और केंद्र की सरकार भी चाहती है कि हर राज्य खेलों की दृष्टि से अपने यहां पर नई नई योजनाओं को लेकर आए, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं को बढ़ावा दे, और जब केंद्र और राज्य मिलकर खेलों को बढ़ावा देंगे तभी तो भारत के मेडल्स की सूची बढ़ पाए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि खेलो इंडिया स्कीम जब 2016 में हम लोग लेकर आए, और साथ ही साथ टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसको आप टॉप्स के नाम से जानते हो, उनके आने से देश में बदलाव क्या हुआ। इसके आने से बदलाव ये हुआ है कि आज तक के सबसे ज्यादा मेडल भारत ने कभी जीते तो टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जेवलिन में भी जीतने का कार्य। पैरालंपिक्स में पिछली बार हमारे 19 खिलाड़ी खेलने गए थे, इस बार पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीतने का काम भारत के पैरालंपियंस ने किया है। इसी तरह से डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा जीते। कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज्यादा आज तक के 22 गोल्ड मेडल और 61 मेडल जीते। बैडमिंटन में हमने थॉमस कप में गोल्ड कभी नहीं जीता था, अब की बार गोल्ड मेडल भी भारत ने ही जीता है। यही रोक नहीं लगी, अभी आप देखिए हॉकी का मेंस और वुमेन जूनियर एशियन चैंपियनशिप भारत के खिलाड़ियों ने जीती, और अभी मेंस सीनियर यानी कि मेंस का जो एशियन चैंपियनशिप हॉकी का हुआ अभी तमिलनाडु में, उसमें भी फाइनल में 4-3 से मलेशिया को हराकर भारत चैंपियन बना है एशिया का। ये भारत के हॉकी खिलाड़ियों ने किया। हालांकि हॉकी में जिनको हम हॉकी के जादूगर कहते थे, मेजर ध्यानचंद, उन्होंने एक नहीं 3 बार भारत को लगातार गोल्ड हैट्रिक दिलाई थी ओलंपिक्स में। उसके बाद बलबीर सिंह सीनियर के चैंपियन कैप्टेंसी में फिर हमने हैट्रिक लगाई, 3 बार हम चैंपियन बने ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल हमने जीता। लेकिन एक लंबे अंतराल तक सूखा पड़ गया था कि हम कैसे जीत पाएंगे। अब की बार जब ओलंपिक्स में हुए तो टोक्यो में भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड तो नहीं लेकिन ब्रॉन्ज जीतने के काम किया है, और उससे पूरे देश भर में एक नई उत्साह देखने को मिला। ये मैं आप सबके सामने आंकड़े इसलिए रख रहा हूं कि कैसे भारत की खेलों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और जो मेरे पत्रकार भाई खेलों से जुड़े हुए हैं, खेलों की रिपोर्टिंग करते हैं, वो तो जानते ही हैं कि अंतिम बंगाल ने अभी
पहली ऐसी खिलाड़ी हमारी बनी है, महिला खिलाड़ी, जिसने रेसलिंग में अंडर 20 में 53 किलो में दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है अंतिम। और अगर मैं सविता की बात करूं तो अंडर 20 में सविता ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के 62 कैटेगरी में मात्र 17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन का दर्जा प्राप्त किया। 17 साल की उम्र। प्रिया की बात करें तो प्रिया ने अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 76 साल की उम्र 76 किलो की कैटेगरी में 76 केजी कैटेगरी में अंडर 20 चैंपियनशिप में ये हमारी चैंपियन प्रिया भी बनकर आई। तो तीनों बेटियां भारत की, जिन्होंने अंतिम ने, सविता ने और प्रिया ने वर्ल्ड चैंपियन बनने का काम किया। तो वहीं ईशा सिंह ने और शिवा नरवाल ने हमारे वर्ल्ड चैंपियन बने हैं 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में, और पहला गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीत लिया है वर्ल्ड में। और अगर हाल ही में हम चेस की बात करें तो जहां एक और विश्वनाथ आनंद का नाम इतने वर्षों तक आता रहा, अब एक और युवा जिसने भारत में ही नहीं दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, प्रज्ञानंदा ने 18 साल की उम्र में फाइनल में फिडे के यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने का कीर्तिमान मात्र 18 साल की उम्र में किसी ने किया तो भारत के प्रज्ञानंदा ने किया। और उसके फाइनल का हम सब जहां एक और देख रहे हैं कि इतनी कम उम्र में किया, तो वहीं पर भारत ने भी फिडे चेस ओलंपियाड का आयोजन यहीं पे किया था 44। हालांकि शतरंज का शुरुआत यहीं से हुई, दुनिया भर में गई, लेकिन भारत ने कभी उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं कराया था, लेकिन हमने करवाया। अगर एक तरह से ओलंपिक्स का दर्जा अगर उसका देखा जाए तो है। दूसरी ओर से जब ये फिडे ने जब कहा कि चेस ओलंपियाड भारत में होगा, तो हमने एक नई शुरुआत की। हमने ओलंपिक टॉर्च रिले की तरह चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले किया। और जब फिडे के प्रेसिडेंट आए तो उन्होंने कहा कि आपने नई शुरुआत की है, भारत ने की है, और शतरंज का या चेस का ओरिजिन भारत से ही हुआ है, तो दुनिया भर में कहीं पे भी चेस ओलंपियाड होगा तो टॉर्च रिले की शुरुआत भारत से ही होगी, चाहे किसी भी देश में इसका आयोजन किया जाए। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत का नाम आज उस दिशा में आ रहा है। और अगर हर राज्य अपनी भूमिका खेलों में लगातार आगे बढ़ाएगा तो उसका बहुत लाभ मिलने वाला है। इसी तरह से मित्रों, शूटिंग में हम शिवा नरवाल की बात करें, सरबजोत सिंह की बात करें, अर्जुन सिंह सीमा की बात करें, तो इन्होंने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में मेंस टीम में इन्होंने मेडल जीते हैं। और यही नहीं, इंडियन मेंस हॉकी टीम का मैंने पहले आपको बताया, और खेलो इंडिया एथलीट्स हमारे 5 मेडल इन्होंने कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में जीते हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा चाइना में यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, तो जो एशियन यूनिवर्सिटी गेम्स हुई है वहां पे भारत ने क्या किया। 60 साल में भारत के केवल 18 मेडल आए थे पहले की यूनिवर्सिटी गेम्स में। कितने मेडल? 60 साल में 18 मेडल ही आ पाए थे, लेकिन अब की बार भारत ने 21 मेडल जीतने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। इनफैक्ट 26 मेडल जीतने का काम किया है, 26 जिसमें 10 गोल्ड मेडल हैं। और 7वें नंबर पे हम टेबल पर आए। दुनिया में हम पहले 7वें नंबर पे नहीं आते थे, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमने ये भी कीर्तिमान स्थापित किया है। ये दिखाता है कि भारत पिछले कुछ वर्षों में लगातार खेलों में आगे कैसे बढ़ा। तो कैसे हुआ, इसमें खेलो इंडिया योजना का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इनका लाभ ये मिला कि आज देश भर के लगभग 15,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भाग लेते हैं। और अशोक भाई मुझे कहते हैं, यहां पर प्रसन्नता है कि पिछले साल जब हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए तो 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे
और उसमें 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। कृष्णा जी 12 बेटियों ने तोड़े उसमें नेशनल रिकॉर्ड। और यही नहीं, इस बार जब मध्य प्रदेश में यूथ गेम्स हुए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो 25 नेशनल रिकॉर्ड टूटे और सतीश भाई उसमें 21 भारत की बेटियों ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की बेटियां खेलों में कितना शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। आज अशोक जी ने ऐसी फील्डिंग की थी कि जैसे मैं अंदर घुसा तो आने से पहले सतीश पुनिया जी ने फोन किया कि भाई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान के लिए चाहिए। गेट पे कृष्णा जी ने पकड़ लिया, मंच पे आते थे अशोक जी ने पकड़ लिया। अब बताओ मैं करूं तो क्या करूं? क्या करना चाहिए भाई? दे देना चाहिए। लगता ही नहीं आपके खिलाड़ी चाहते ही नहीं है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आज देश में 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने खोले। उसका एक बहुत बड़ा लाभ देश भर के खिलाड़ियों को मिल रहा है। और राजस्थान जैसा बड़ा प्रदेश, जहां पर देश की सेना में तो बहुत बड़ा योगदान हमारे सैनिक देते हैं, हमारे युवा खेलों में भी आगे बढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि खेलों में हम लोग बहुत अभी उस दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि नेशनल गेम्स में भी हमारा स्थान लगभग 30वां है और यूनिवर्सिटी गेम्स में भी हम लोग काफी पीछे रह गए। लेकिन अगर हम सेना में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं तो खेलों में भी दे सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं अशोक जी से भी, कृष्णा जी से भी, सतीश जी से भी, कि राजस्थान के खिलाड़ी इन 33 खेलो इंडिया सेंटर से जहां एक और सीखेंगे एक एक खेल के बारे में, वहीं पे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम राजस्थान के लिए आज घोषणा करते हैं कि यहां पर खुलेगा। मित्रों, मैं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसलिए कह रहा हूं कि इसमें टॉप आपके कोचेज आते हैं, इंटरनेशनल कोचेज को भी हम यहां पर कई बार लेकर आते हैं ताकि वो ट्रेनिंग दे पाए। लेटेस्ट सुविधाएं इस पे देते हैं और स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत बड़ा उपयोग आज के समय खेलों में है। जो खिलाड़ी हैं वो जानते हैं कि साइंस के बिना स्पोर्ट्स अधूरी है और ये स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी हमने देश भर में बहुत सारे खोलने शुरू किए हैं। तो जब ये हमारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा तो इसमें स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी हम खोलेंगे ताकि राजस्थान वहां पे भी आगे बढ़ सके। मैं आप सबकी जानकारी के लिए इतना बता दूं, अब तक पिछले 8-9 वर्षों में हमने केंद्र सरकार की ओर से 48 प्रोजेक्ट लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत के राजस्थान के लिए मंजूर किए हैं और इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट बनकर तैयार भी हो गए और कुछ ऐसे हैं जो बनकर और तैयार कर दिए जाएंगे। यहां पर हमने खेलो इंडिया सेंटर जो 33 की घोषणा की है, 32 के लिए फॉर्मर एथलीट जो चैंपियन एथलीट हैं उनका चयन हो चुका है। एक ने अपना अनुभव अभी शेयर किया है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, इस स्कीम का लाभ किसके लिए? इसका लाभ वर्तमान और भविष्य के खिलाड़ियों के लिए है और जो हमारे पूर्व चैंपियन एथलीट हैं उनके लिए भी। अगर आप देखेंगे पूर्व एथलीट को अगर अपने जिले में काम करने के लिए 5 लाख रुपया साल का मिल रहा है तो लगभग 40-45 हजार रुपया महीने का उसको खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए मिल रहा है। वो नए खिलाड़ियों को ट्रेन कर सकता है, खेल के साथ जुड़ा रह सकता है। और ये कितने खिलाड़ियों को? देश में 1000 पूर्व खिलाड़ियों को कभी एक साल में किसी सरकार ने रोजगार देने का काम नहीं किया, ना ही खेलों से जोड़ने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच को हमने धरातल पर एक ही साल में उतारने का काम किया है। और मैं धन्यवाद दूं भाई अशोक जी आपका कि आपने भी राजस्थान में 32 लोगों को यहां पे चुन लिया है और हमने यहां पर उनको कोचेस के रूप में रखकर, और हमारे रीजनल डायरेक्टर यहां पे बैठे हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, आप सबको भी, कि जैसे खिलाड़ियों का चयन हुआ, आप ये मत सोचिए कि केवल आपको रोजगार देने का काम किया।
रोजगार देना एक बात, आपके हाथों में अवसर दिया गया है कि भविष्य के ओलंपियंस को तराशने का काम आप करें। हम तो एक प्रतिस्पर्धा देखना चाहते हैं। मैं तो आने वाले सालों में इन खेलो इंडिया सेंटर्स का भी एक अलग ही कंपटीशन शुरू करवाने वाला हूं। मैं देखने वाला हूं कि देश के इन 1000 खेलो इंडिया सेंटर में अगर 35 जूडो के हैं, 32 वुशु के हैं, 30 हॉकी के हैं, कुछ और किसी गेम के, बॉक्सिंग के हैं, तो क्या उनका भी आपस में कंपटीशन करवाकर देखा जाए कि किस फॉर्मर एथलीट ने सबसे बढ़िया सेंटर करवाया, ताकि उनको भी भविष्य में सम्मानित भी करें और उनके खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सके। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा खड़ी करनी है, ज्यादा से ज्यादा इवेंट और कंपटीशन करवाने हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता इस बात की है कि जहां ये फॉर्मर एथलीट पूरे जोश के साथ आ रहे हैं, मैं एक निवेदन आप सब पूर्व खिलाड़ियों से करना चाहता हूं जो हमारे कोच के रूप में आ रहे हैं। हम आपकी ट्रेनिंग समय समय पर करवाने वाले हैं। कुछ विदेशी कोच होंगे, कुछ देशी कोच होंगे, लेकिन वो इसलिए करवा रहे हैं कि जो दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से जहां हमारे राष्ट्रीय स्तर के कोच सीखें, वहीं मेरे खेलो इंडिया सेंटर के कोच भी उसी स्तर की कोचिंग पा पाए। कोचिंग द कोच प्रोग्राम के अंतर्गत हम आपके कोचेस को ट्रेन करेंगे ताकि हमारे खिलाड़ियों को उसी स्तर की कोचिंग एक ब्लॉक स्तर पर भी हमारे कोच करवा सकें, एक जिला स्तर पर भी करवा सकें। मित्रों, हमने यहां पर खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज 5 शुरू की है राजस्थान में। इसमें यह होता है कि कोई खिलाड़ी अगर उसमें चुना जाए तो उसके रहने पर, खाने पर, ट्रेनिंग पर 5 लाख रुपए का खर्चा भारत सरकार ही वहन करती है और 1,20,000 रुपये उसको जेब खर्च भारत सरकार देती है। लगभग 6,20,000 रुपया हम एक खिलाड़ी पर खर्च करते हैं और ऐसे 3,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को पूरे देश भर में हम खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज के माध्यम से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आज भारत के खिलाड़ियों को अपनी ट्रेनिंग की चिंता नहीं है। जो थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं, जो खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज में आए, 6,20,000 रुपये उन पे खर्च होगा और जो टॉप स्कीम के अंतर्गत आ गए उनको बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा तो भारत सरकार करती है। टॉप के एलीट एथलीट को जेब खर्च 6 लाख रुपया साल का भारत सरकार अलग से देती है। ये जो पहली रो में जूडो के खिलाड़ी बैठी हैं, आपके इस तरफ जो बैठी हैं, अभी मैंने बताया कितने पैसे दिए खेलो इंडिया एलीट एथलीट को, कितने पैसे दिए हमने, आप उठ के बताइए। 6 लाख 6 लाख रुपया हमने जेब खर्च दिया। रहना, खाना, पीना, ट्रेनिंग सारा अलग है और उनके डेवलपमेंट एथलीट को हम 3 लाख रुपया जेब खर्च अलग से देते हैं और बाकी पूरा खर्चा भारत सरकार सहन करती है। ये पहले नहीं होता था, आज खिलाड़ियों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो मेरे सामने अशोक भाई जितने खिलाड़ी बैठे हैं, मैं इन सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप केवल खेलने की चिंता कीजिए। आपके लिए कोच से लेके, सुविधाओं से लेके, ट्रेनिंग से लेके जेब खर्च की चिंता भारत सरकार आपके लिए करने के लिए तैयार है। आप आगे बढ़े, हम आपको सुविधाएं देंगे। मित्रों, साई का एक रीजनल सेंटर हमारा यहां पर है और साई के ट्रेनिंग सेंटर 3 राजस्थान में है। 8 अडॉप्टेड अखाड़ा भी है। ये जो अखाड़ा स्कीम थी, इसमें हम देखते थे कि जो यहाँ के कोच थे वो ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग अपने उसको करवा पाते थे। तो एक तरह से देखा जाए, जैसे अखाड़ा स्कीम थी, उसी तर्ज पे खेलो इंडिया सेंटर स्कीम हम ये लेकर आए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को स्थानीय स्तर पे ट्रेनिंग मिल पाए। मैंने जो हमारी मणिपुर में पिछली देश भर के राज्यों के खेल मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें मैंने बहुत सारे सुझाव और भी दिए थे कि राज्य अपनी खेलों को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। और उस पर एक उदाहरण मैंने दिया था कि खेलो इंडिया के बाद बहुत सारे सांसदों ने, जैसे मैं अपने आप एक सांसद खेल महाकुंभ करवाता हूं,
मेरे एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 75,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो देश भर के सभी सांसद ये करवाना शुरू करेंगे। अभी लगभग 250 से 300 करवा रहे हैं। तो देश में खेल की नई भावना खड़ी होती है, एक नया वातावरण खड़ा होता है। फिर विधायक करवाएंगे, सीएम ट्रॉफी के नाम से हो सकता है, तो बहुत अच्छा होगा। अब राज्य में जैसे आपने यहां पे शुरुआत की ग्रामीण सुविधाओं की, ऐसे टूर्नामेंट होते तो उससे और लाभ मिल पाएगा। तो अलग अलग स्तर पे इसका लाभ मिलता है कि जितने ज्यादा कंपटीशन होंगे हमारे खिलाड़ियों को उतने कंपटीशन में, इवेंट्स में भाग लेने का अवसर मिलेगा, अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर हम फेडरेशंस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, एसोसिएशंस को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता। हजारों लोग खेले या लाखों लोग खेले, हमें टैलेंट आइडेंटिफिकेशन साथ में करवाना बहुत आवश्यक है। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि हम जहां पर भी करवाएं, हम अपने कोचेस की ड्यूटी साथ में लगाएं कि जो अच्छा खिलाड़ी दिखता है उसको इमीडिएटली पिक कर लो और उसको अकेडमीज में डालना शुरू कर दो। वो देश भर के लिए एक बहुत बड़ा योगदान हर राज्य का हो सकता है। तो हम जैसे इसको धरातल पे बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इसके साथ साथ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी उसका साथ में हो जाएगा, तो बहुत बड़ा लाभ मिल पाएगा। एक दो बातें मुझे आपसे और करनी है। कंपटीशन के साथ साथ आज अगर देखा जाए तो NIS पटियाला हो या LNIP ग्वालियर हो, इसके माध्यम से कोचेस और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। हमने सतीश पुनिया जी और अशोक भाई से मैं कहना चाहता हूं कि जब कोविड आया तो हमने देखा कि सारे कोचेस या फिजिकल एजुकेशन टीचर अपने घर तक सीमित होकर रहते हैं। तो हमने इनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करवाई। तो ई कोचिंग कह लीजिए आप उसको, या फिजिकल एजुकेशन के लिए टीचर्स के लिए ई ट्रेनिंग हमने करवाई। तो देश भर में हजारों ऐसे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को हमने किसी न किसी एक खेल के बारे में जानकारी दी। फील्ड का साइज क्या होता है, इसके टेक्निकल पॉइंट्स कैसे होते हैं, इसको ट्रेनिंग कैसे देनी है, कोचिंग कैसे देनी है। तो आप भी राजस्थान के जितने फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनको किसी एक गेम या दो गेम्स के साथ जोड़ सकते हो। वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका लाभ आप अपने सिस्टम में यहाँ पे ले सकते हो, वो जरूर करना चाहिए, उसका आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, मैंने अपने खेल विभाग में, हमारे यहाँ पोस्ट सैंक्शन थी अधिकारियों की, कर्मचारियों की, मैंने आके तुलना की कि कितने मुझे अधिकारी चाहिए, कितने कर्मचारी चाहिए। जितने चाहिए उसके अलावा जितनी फालतू पोस्टें थी मैंने सारी पोस्टें वो सरेंडर कर दी और उसके बदले 450 नए कोच रख लिए ताकि खिलाड़ियों को कोच दे सके और खिलाड़ियों को हम कोचिंग की सुविधा दे सके। तो अधिकारी कर्मचारियों से ज्यादा हमें कोचिज चाहिए होंगे, तो हम उस दिशा में बढ़ेंगे, तो वो भी एक लाभ हमें मिल पाएगा। हर राज्य खेलों में अच्छा करे क्योंकि खेल राज्य का ही विषय है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप जैसा युवा नेता जब खेलों में कदम उठा रहा है तो अच्छा ही करेगा। और भी जब सरकारें देश भर की कर रही हैं तो उनमें भी युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के नेता अच्छा ही करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता की उम्मीदें हम सबसे हैं। आपने मुझसे कहा कि 33 से बढ़कर अब 50 हो गए हैं। अब हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में एक आधा जिला और बढ़ जाए, तो मैं 50 छोड़िए में 51 ही कर देता हूं। 51 का आंकड़ा भी ठीक है। तो 51 खेलो इंडिया सेंटर कुल मिलाकर हम राजस्थान के लिए मंजूर करते हैं और साथ ही साथ राजस्थान के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी मंजूर कर दिया जाता है ताकि उसको यहां पे शुरू के बाद। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम खेलों में ये क्यों करते, वो क्यों करते। मैं सबको एक बात याद करवाता हूं कि खेल एक ऐसा क्षेत्र है, ना जाति गिनी जाती है, ना धर्म गिना जाता है, ना आपका क्षेत्र देखा जाता है, ना आपकी अमीरी या गरीबी देखी जाती है। वहां केवल आपकी प्रतिभा देखी जाती है
और आप भारतीय और भारत के लिए मेडल जीत सकते हो, यही देखा जाता है। और हमें इसको ऐसे ही बरकरार रखना है। खेलों में ना राज्य है, ना जाति है, ना कुछ और है। हम सब एकजुट होकर खेलों के लिए, भारत के लिए सोचेंगे कि भारत के लिए मेडल। मान लीजिए अवनी लेखाड़ा ने मेडल जीता, तो किसी ने पूछा था अवनी कहां की? 19 साल की बेटी ने पैरालंपिक्स में एक नहीं 2 मेडल जीतने का काम और एक गोल्ड भी जीतने का काम किया। तो हमारी इसी धरती से अवनी लेखाड़ा ने जीतने का काम किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा कि कौन से राज्य से आते हैं, वो भारत के खिलाड़ी हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है राजस्थान भविष्य में भारत के लिए ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में जो मेडल जीतने की या वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप में मेडल जीतने की संख्या जब आएगी, उनमें राजस्थान की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिंद।